हेलो एवरीवन। इशू ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम बताते हैं आपको सीबीएसई बेस्ड लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप अपनी बुक में ओपन करेंगे, उसको रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही आप इस सोल्यूशन को देखेंगे। इसके की पॉइंट्स मैं ऑलरेडी नोटबुक में लिख चुकी हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो स्टार्ट करते हैं। करूर लिमिटेड एक कंपनी है। उन्होंने इशू करे 2,40,000 के इक्विटी शेयर्स 10 ईच पर एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। अगेन ये क्वेश्चन भी प्रीमियम वाला है। यहाँ पर 4 पर शेयर प्रीमियम पर 2,40,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। अब किस तरीके से इशू किया है? एप्लीकेशन 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। अब देखो 2 प्रीमियम इंक्लूडेड है, हमें इनको अलग अलग करके लिखना होगा। तो लिखते हैं 4 पर शेयर है, इसमें 2 इंक्लूडेड है, तो कैसे हो जाएगा 2 + 2 क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। और ये 2 क्या हो जाएगा? प्रीमियम। ठीक है। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट 4 पर शेयर। यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है, तो 4 पर शेयर ही हमारा पूरा शेयर कैपिटल है। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर क्या है? 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। इसको भी हम सेपरेट करके लिखते हैं 4 + 2। 4 इज शेयर कैपिटल एंड 2 इज प्रीमियम। अब चेक करना ज़रूरी है कि वो सारी प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलॉटमेंट में हमें दे नहीं रखा पर एक्चुअली में इसमें इंक्लूडेड हो, तो हमें चेक करना होगा। देखो प्रीमियम टोटल कितनी है? 4। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 + 2 4, यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी प्रीमियम यहाँ पर इंक्लूड कर ली गई है। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 होता, तो अगर यहाँ पर गिवन नहीं भी है तब भी हमें ये अपने आप ही पता होना चाहिए कि इसमें 1 प्रीमियम इंक्लूड होगा। लेकिन पर इसमें प्रीमियम पूरी यहाँ पर ही डिवाइड कर दी गई है, 2 एप्लीकेशन पे और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्योंकि जो एप्लीकेशन रिसीव की गई हैं वो शेयर होल्डर्स ने 3 लाख शेयर्स की ही सब्सक्रिप्शन ले ली है, जबकि इशू सिर्फ 2,40,000 पर किया गया है। तो कौन सा केस हुआ? प्रो रेटा। लेकिन साथ में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सारे के सारे ही एप्लीकेंट्स को प्रो रेटा बेसिस पर शेयर्स इशू कर दिए। किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा, किसी को भी लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा ही नहीं, सबके सबको एक्सेप्ट कर लिया। बस सबके सबको क्या मिलेगा? प्रो रेटा बेसिस पर शेयर्स मिलेंगे। जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई करा है उतने तो नहीं देंगे, उससे कम शेयर्स देंगे, पर लेकिन सभी शेयर होल्डर्स को अपना लिया गया है कंपनी ने। ठीक है। इन्होंने बोला कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको एडजस्ट करना होगा अलॉटमेंट पे। अगेन इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि जो भी एक्सेस मनी शेयर होल्डर्स ने दे दी थी उसको आपने अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है, कॉल्स पे जाना ही नहीं। ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि रोहिणी नाम के एक शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। ठीक है, ध्यान देंगे आप, अप्लाइड लिखा है, अप्लाई करा था 7,500 शेयर्स के लिए और वो नहीं दे पाई। क्या नहीं दे पाई? अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों ही चीज़ें नहीं पे कर पाई। अब दी शेयर्स फॉर फॉरफिटेड, अब इन शेयर्स को क्या कर लिया जाएगा? फॉरफिट कर लिया जाएगा। अब इन फॉरफिटेड शेयर्स में से इन्होंने कहा है 40% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 7,500। तो क्या हम 7,500 का 40% निकाल लेंगे? नहीं, हम 7,500 का 40% नहीं निकालेंगे, बल्कि पहले हमें अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो अलॉटेड शेयर है उसका 40% निकालना है। ठीक है, आप पहले ही इसका 40% निकाल के रीइशू नहीं करोगे। ध्यान देना, हम हमेशा अलॉटेड शेयर्स हैं उन्हीं पर ही
कैलकुलेट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जो फोर्फिटेड शेयर्स हैं उसमें से 40% को री इशू किया एट 11 पर शेयर विच इज़ एज अ फुली पेड अप। फुली पेड अप 10 है ना, क्योंकि 10 पर शेयर के हिसाब से है तो ये 10 है, लेकिन इन्होंने जब री इशू करा तो वो 11 पर शेयर पे कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, 10 + 1 क्या हो जाएगा, प्रीमियम। अब यहाँ पर कंपनी को हो गया फ़ायदा, क्योंकि कंपनी ने री इशू करते समय इसको प्रीमियम पर री इशू करा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में री इशू करा। तो यहाँ कंपनी को लॉस नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ओपन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर जहाँ पर भी एप्लीकेबल है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ही हमें ओपन करने हैं। आपने पूरे क्वेश्चन में जब हम रीड कर रहे थे तो हमने देखा था कि कॉल्स इन एरियर तो है क्योंकि रोहिणी ने नहीं पे करा कुछ शेयर्स का, है ना, लेकिन यहाँ कॉल्स इन एडवांस तो कुछ आया ही नहीं, तो हमें कॉल्स इन एडवांस का पार्ट करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिख रखा है वो एप्लीकेबल जहाँ पर होगा वहाँ पर आप ये अकाउंट्स को ओपन करेंगे। अब कॉल्स इन एडवांस का तो यहाँ पर बात ही नहीं करी है, तो हम कॉल्स इन एडवांस शो करेंगे ही नहीं, हमें सिर्फ कॉल्स इन एरियर ही शो करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होता है प्रो राटा टेबल से। जो भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा वो हमेशा प्रो राटा से ही स्टार्ट होगा। तो देखो, अप्लाई करा था लोगों ने 3 लाख के लिए, अलॉट कितने करे गए, सबको ही 2,40,000 के शेयर्स अलॉट कर दिए, क्योंकि ये प्रो राटा बेसिस पर है। तो हम देखते हैं हमें कंपनी को कितना रिसीव हो गया, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, एप्लीकेशन मनी पे। एप्लीकेशन मनी है 4, तो 4 × 3 लाख इट्स 12 लाख। लेकिन एक्चुअली में देना कितना था शेयर होल्डर्स को, वो तो उतना ही देना था जितना उनको अलॉट किया है। तो 2,40,000 × 4 तो हो जाएगा 9,60,000। अब कितना एक्सेस अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर्स ने हमको दे दिया है, कंपनी को दे दिया है, तो 12 लाख में से 9,60,000 माइनस करें तो आ गया 2,40,000। अब उसको एडजस्ट कहाँ करना है, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे लेके जाते हैं इसको, पर हमेशा याद रखना अलॉटमेंट पे ले जाते समय ये चेक ज़रूर करना है कि वो वाकई ही एडजस्ट हो भी रहा है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें अलॉटमेंट मनी के ऊपर चेक करेंगे। अलॉटमेंट मनी कितनी थी, ये देखो, अलॉटमेंट 4 पर शेयर है, तो 4 को लेके हम सॉल्व करेंगे। 4 × 2,40,000, क्योंकि हमें अलॉटेड पे निकालना होता है, याद रहे। 4 × 2,40,000 9,60,000। अब 9,60,000 में तो इजीली आराम से एडजस्ट हो रहा है 2,40,000, तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर रिटर्न करने की तो नौबत ही आई नहीं। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, प्रो राटा टेबल बन गया है। टोटल कर दो, रिसीव, ड्यू, एक्सेस और अलॉटमेंट। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन की, तो क्या होगी, कितना अमाउंट जो हमें रिसीव हो गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना, 12 लाख। ये इतना रिसीव हो गया ना, तो यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया। दूसरी इशूड की एंट्री करनी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में क्या इंक्लूडेड था, प्रीमियम इंक्लूडेड था। तो यहाँ तक हम एंट्री करते हैं, पर ये एंट्री हमें ये करनी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट में हमने एक्स्ट्रा मनी को क्या करा है, एडजस्ट करा है। तो आ गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जब भी हम ये वाली निकालते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम और शेयर कैपिटल, तो वो हमेशा कौन से शेयर्स पे निकलता है, जो भी कम शेयर हैं। इश्यूज और सब्सक्रिप्शन में कौन से कम है, 2,40,000 ही कम है ना, तो हमें इसी पर ही इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना है। तो करो सॉल्व। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 तो टोटल था 4 पर शेयर, तो हमने इसको अलग अलग कर लिया, 2 + 2, तो 2 इज़ द शेयर कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा, 2, और 2 ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, तो करो मल्टीप्लाई। 2 × 2,40,000 4,80,000, अगेन 2 × दिस, तो हमारे पास सेम आ जाएगा।
और कितना हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे, ये एक्सेस अमाउंट, ये उठा के हम यहाँ लिख देंगे। और टोटल कितना हमें रिसीव हुआ था 12 लाख। तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एंट्री आती है अलॉटमेंट की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पर इशू नहीं किया है अलॉटमेंट, तो हमें इसको सिंपल एंट्री करनी है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किस पे अमाउंट पे हो जाएगी, जो कि है 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा। देन उसके बाद ड्यू की एंट्री होगी अलॉटमेंट की। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो, नॉर्मली हम ये कॉल्स इन एरियर यहाँ लिखते नहीं हैं, हम सिंपली उसको माइनस करके यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कॉल्स इन एरियर है तो उसको शो किया जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर उसको शो कर रहे हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी। अब ये अमाउंट कैसे आया, इसके लिए क्या हमें करना होगा, वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। तो वर्किंग नोट्स बनाते हैं। यहाँ पर रोहिणी नाम की शेयर होल्डर थी जिन्होंने कुछ अमाउंट, कुछ शेयर्स हमें कंपनी को नहीं दिए थे, तो वही हमें इसको सॉल्व करना है। रोहिणी ने अप्लाई तो करा था 7500 शेयर्स के लिए, लेकिन हमको कहाँ पहुँचना होगा, अगर अप्लाई गिवन है तो हमें अलॉटेड शेयर्स पर पहुँचना है। और अलॉटेड शेयर्स पर पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं, 7500 मल्टीप्लाई बाय ऊपर कौन सा अमाउंट आएगा, अलॉटेड, जो कि हमें प्रो रेटा टेबल से लेना है। ये रहा अलॉटेड 2,40,000, इसको उठा के हम यहाँ लिखेंगे। देन अप्लाइड 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, सॉल्व किया तो आ गया 6,000 शेयर्स। अब ये वही शेयर्स हैं जितने उनको अलॉट किए, उन्होंने अप्लाई करा था 7500 शेयर्स के लिए, लेकिन उनको अलॉट किए गए 6,000 शेयर्स। तो एक्सेस अमाउंट रोहिणी ने जो पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पर पे कर दिया था, हमें वो कैलकुलेट करना होगा। तो 7500 माइनस 6,000 1500 और 1500 इंटू 4, जो कि एप्लीकेशन मनी पे निकलता है, ये आ गया 6,000। ये वो अमाउंट है जो उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही हमको दे दिया था। तो एक्चुअली में टोटल अमाउंट जो रोहिणी को अलॉटमेंट पर देना चाहिए वो कितना है, अलॉटेड शेयर 6,000 इंटू 4, जो कि अलॉटमेंट मनी है, यू गेट 24,000। अब 24,000 में से ये 6,000 अमाउंट जो कि उन्होंने पहले ही एप्लीकेशन के टाइम हमें दे दिया था, तो वो हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि वो जो हमें दे ही दिया है, जो कंपनी को मिल ही गया है, तो चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो मिल ही गया, तो वो तो हम माइनस करते हैं। अब बचे 18,000, ये रोहिणी को देने चाहिए थे, लेकिन ये रोहिणी देने में फेल हो गई, वो नहीं दे पाई, इसीलिए ये बन गया हमारा कॉल्स इन एरियर। अब टोटल अमाउंट हमें देखना है कि अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए, कितना हमने एडजस्ट कर लिया, और कौन से शेयर्स हैं जिसको रोहिणी नहीं पे कर पाई। तो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मिलना तो हमें चाहिए था 9,60,000, जो कि हमने कैलकुलेट भी करा था 9,60,000, जो कि सिंपल है, 4 मल्टीप्लाई बाय ये करके हमने सॉल्व करा था। अब उसमें से एक्सेस अमाउंट जो कि एप्लीकेशन के टाइम पर हमने एडजस्ट करा था ना प्रो रेटा टेबल पे, देखो हमने एंट्री में भी लिखा था 2,40,000, और प्रो रेटा टेबल में जो हमने एडजस्ट करा था, तो वो चीज़ जब पहले हमें मिल ही गई है तो उसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करा तो 7,20,000, ये चीज़ हमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब उसमें से एक रोहिणी है डिफ़ॉल्टर जो हमें नहीं दे पाई है ना। तो अभी रोहिणी कितना नहीं दे पाई थी, 18,000। तो एक्चुअली में अब मिला कितना है कंपनी को, 7,02,000, यही अमाउंट है जो कि कंपनी को मिला है। तो हम लिख देते हैं, जैसे जैसा हमने सॉल्व करा है लिख देते हैं। एंट्री में आ जाएगा बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर जो हमने निकाला था, जो कि रोहिणी नहीं दे पाई, 18,000 हमने यहाँ लिख दिया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितना हमको मिलना चाहिए था, कितना 7,20,000 मिलना चाहिए था, उसमें से 18,000 नहीं मिला, तो कितना हमें मिला है,
ये वाला अमाउंट, या तो आप ये वाले यहाँ पे लिख दो या फिर आप इसको बैलेंसिंग फिगर की तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज हमने सारा कैलकुलेट तो करा है, तो ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा, 18,000 यहाँ पर और 7,20,000 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमें मिलना चाहिए था। नेक्स्ट आता है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। तो ये हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिंपली सॉल्व करना है। देखो इसका कितना कितना शेयर था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 पर शेयर के हिसाब से, जिसको हमने स्प्लिट कर लिया था 4+2 में। तो इसको हम लिख लेते हैं 4 और 2। 4 हमारे पास शेयर कैपिटल है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाले शेयर्स, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000, तो आ जाएगा 4,80,000। दोनों को प्लस करा तो ये 14,40,000। तो ये हमारे पास एक्चुअली में मिलना चाहिए था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन क्या हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंप्लीट मिली? नहीं, क्योंकि यहाँ पर रोहिणी वही तो है जिसने 2 चीज़ें नहीं पे करी थी। वो अलॉटमेंट भी नहीं पे कर पाई और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे कर पाई। तो इस चीज़ को नहीं भूलना, अलॉटमेंट वाली तो हमने कर लिया, अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कर लेते हैं। आप हर एक चीज़ का वर्किंग नोट ज़रूर बनाओगे, अगर छोटा पॉइंट है तो भी। तो अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वर्किंग नोट बना रहे हैं, जिसको रोहिणी नहीं पे कर पाई। रोहिणी के अप्लाइड शेयर्स थे इतने, 7,500 हैं ये, और हमने अलॉटेड निकाल लिए थे, तो अभी हमें सिर्फ अलॉटेड से मतलब है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये 6 हम कंप्लीट लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रीमियम को छोड़ के सिर्फ 4 लेके सॉल्व कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, प्रीमियम को कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, प्रीमियम को हम हमेशा इंक्लूड करेंगे। बस एक जगह जहाँ पे हम प्रीमियम को अलग करके सॉल्व करते हैं वो है फॉर फ्यूचर की एंट्री, ठीक है। यहाँ पर हमेशा हम हर एक चीज़ में प्रीमियम को इंक्लूड करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6,000 36,000, ये है कॉल्स इन एरियर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे कर पाई थी। एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डाल दो 36,000 वो है जो नहीं पे कर पाई, जबकि देने इतना अमाउंट था, तो दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। आप सिंपली ऐसे बैलेंसिंग फिगर सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप एक एक चीज़ को वर्किंग नोट में दिखाओ कि इतना मिल गया था। यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मिल गया था, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर, फिर हमारे पास ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो आप एक एक चीज़ दिखाओगे तो वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा, और जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा अच्छे से, उसको ज़्यादा दिमाग यूज़ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सामने सब कुछ होगा। तो नेक्स्ट आती है फोर फीचर की एंट्री। अब फोर फीचर की एंट्री किन शेयर से होगा? रोहिणी ने जो अप्लाई करा था शेयर्स वो थे 7,500, है ना, लेकिन हमने इनके अलॉटेड शेयर्स निकाले थे 6,000, तो हम इन्हीं को ही क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। तो फोर फीचर की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों लिखा? क्योंकि रोहिणी अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही नहीं पे कर पाई थी। अलॉटमेंट पे तो कोई प्रीमियम नहीं था, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो प्रीमियम भी था ना, तो उस प्रीमियम को भी क्या कर लिया कंपनी ने, फॉरफिट कर लिया। इसीलिए हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कोई प्रीमियम नहीं होता तब हम यहाँ पर प्रीमियम नहीं लिखते, लेकिन अब हम लिखेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पर कॉल्स इन एरियर क्यों लिखा हमने? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता तो हम यहाँ पर अलग अलग एंट्रीज लिखते, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये हमें लिखना होता। अब हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। टू शेयर फॉर फीचर जो कि हमें मिल गया है। अब कैसी किस में एंट्री होगी? 6,000 के शेयर्स थे जो कि 10 फुली पेड, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक फुल पेमेंट हो चुकी है, मतलब कॉल्ड अप तो सारा हो गया ना। हाँ, कुछ शेयर्स हैं जो नहीं दे पाई, वो अलग बात है, लेकिन कॉल्ड अप सारा हुआ है, तो यहाँ पे 10 का 10 आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ कितना आता है, 2, क्योंकि यहाँ पर कितना था,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितनी प्रीमियम थी 2, जो कि नहीं पे कर पाई थी रोहिणी, यहाँ पर 2 आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर में क्या आ जाएगा 18,000, वो 18,000 कॉल्स इन एरियर जो अलॉटमेंट के टाइम पे था, नज़र आ रहा है आपको 18,000 ये वाला, और कॉल्स इन एरियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 36,000 वाला, ये दोनों थे। 18,000 प्लस 36,000 कॉल्स इन एरियर में 54,000 आ जाएंगे, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा शेयर फॉर फीचर में। अब इन्होंने कहा था कि 40% जो शेयर्स हैं वो क्या किए गए, री इशू किए गए। यहाँ पे लिखा है 40% ऑफ द फॉरफीचर शेयर्स फॉर री इशू। तो अब 40% किसका निकलेगा, इसका 6,000 का, तो 6,000 का 40% तो कितना हो जाएगा 2,400। अब 2,400 हैं जिनको क्या किया गया, कंपनी ने री इशू किया 11 पर शेयर पे, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 11, 10 और 1 हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सॉल्व कर लो, 11 मल्टीप्लाई बाय दिस 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2,400, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। अब जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि शेयर फॉर फीचर का अमाउंट जो जाएगा कैपिटल रिजर्व में वो कितना जाएगा। देखो यहाँ पर भी गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि क्या किया जाता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर शेयर फॉर फीचर 18,000 है, यहाँ पर कोई शेयर फॉर फीचर हुआ नहीं है, तो हम 18,000 का 18,000 यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन। हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ उतने ही शेयर्स का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं जितना कि री इशू किया है। री इशू तो 40% किया है ना, तो हम पूरा 6,000 पे थोड़ी ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में। हमें 6,000 का भी क्या करना पड़ेगा, ये 6,000 पे जो निकला है इसका भी हमें 40% के हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो इसकी कैपिटल नोट वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे, 6,000 शेयर्स पर जो शेयर फॉर फीचर है वो 18,000 है, ये 18,000 है, लेकिन हमें 40% ही री इशू करे जो हमने निकाले थे 2,400। तो कैसे आ जाएगा, 18,000 6,000 पे है, हमें निकालने हैं 2,400 पे। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7,200, और ये 7,200 जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू।